हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? स्वागत है आपका करियर गाइड विथ प्रेम में। तो कैसन बा हाल चाल? ठीक है ना? तो जो पीछे के क्लास ना देखे हैं वो पीछे क्लास कर लीजिए। तो अब इस क्लास को देखिए, आपका क्लास कंटिन्यू रहेगा। अब देखिए, जब चाहे जब देखिएगा, आपको पूरा क्लास कंटिन्यू मिलेगा यहीं पे। आप यूट्यूब पर करियर गाइड विथ प्रेम पर सर्च कीजिएगा। उसके बगल में आप ऊपर टॉप में भी प्रोफाइल पिक्चर के नीचे ही ऑप्शन आएगा प्लेलिस्ट का। तो आप वहाँ पे जाइएगा, तो आपको वहाँ पे पूरा मिलेगा वहीं पे। पूरा एक लाइन से पूरा चैप्टर वाइज क्वेश्चन जितना क्लास होगा, आप तो वहाँ से आपको देखने में अच्छा रहेगा। तो आप पूरा प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। आगे भी जितना क्लास होगा सारा का सारा उसी में होगा। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वहाँ पे जाइए, एक लाइन से रहेगा आपको क्लास बाय क्लास। सबसे ऊपर पहला क्लास रहेगा, उसके बाद दूसरा क्लास, ऐसे। तो आपके लिए प्लेलिस्ट बनाया गया है, तो अच्छा से देख लीजिएगा। तो स्वागत है, चलिए पढ़ते हैं। अभी चैप्टर 2 फसलों की खेती करा रहा हूँ। आज कैमा क्लास? आज 5वां क्लास हो गया। और आज क्या कराने वाला हूँ? फसलों की खेती कराने वाला हूँ। आज फसलों का खेती होगी। पहला दिन आपको क्या करवाया था? पहला दिन आपको क्या करवाया था? पहला दिन धान करवाया था, दूसरा दिन गेहूँ, तीसरा दिन मक्का, और आज चौथा ही होगा शायद। तो चलिए, क्लास कोई भी रहे, आप देखिए आगे। चलिए शुरू करते हैं। आज क्या पढ़ाने वाला हूँ? दलहनी फसलें। आइए देखते हैं। अब इसको मात्र देखते रहिए, आगे देखते रहिए पूरा, बस देख लीजिए पूरा क्लास। और जब क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो आप इसको लिख सकते हैं, या पीडीएफ दे दूंगा। आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इंस्टाग्राम पर। तो पीडीएफ चाहिए तो वहाँ पे आपको मिल सकता है क्वेश्चन आंसर का। वैसे टेलीग्राम पे इसका क्वेश्चन आंसर का नहीं मिलेगा पीडीएफ। तो आइए आगे देखते हैं। भारतीय खान पान में दाल का प्रमुख स्थान है। मांस में पाए जाने वाला पौष्टिक तत्व दालों में भी उपलब्ध है, तथा दालों में प्रोटीन 20 से 28% प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जो शाकाहारी है उनके लिए दाल प्रोटीन के लिए मस्त है। उससे अच्छा प्रोटीन यहाँ पे मिल जाएगा, जो शाकाहारी होते हैं उनके लिए। अतः शाकाहारियों के लिए यह प्रोटीन व ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। इसके अतिरिक्त 100 ग्राम दाल में 7% कार्बोहाइड्रेट, 345 कैलोरी ऊर्जा, और 140 mg कैल्शियम, 300 mg फास्फोरस, और 8 mg लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। दाल में इतना इतना चीज पाया जाता है, ध्यान रख लीजिए। दाल एक दलहनी फसल होने के कारण इसका जड़ों में गांठें बनाती है। उसमें विद्यमान जीवाणु सर्वत्र वायुमंडल में असंयुक्त नाइट्रोजन को भूमि में स्थापित करते हैं। इस प्रकार से दलहन फसल गांठों के माध्यम से करीब 30 kg नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि प्रदान करती है। तो दलहनी फसल होती है, जब दलहनी फसल को कीजिएगा अपने खेतों में, तो बिना जो दवा होती है, जो उर्वरक होती है नाइट्रोजन, उसको बिना किए आपको 30, जो होता है ना, 30 kg नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से अपने आप प्रदान कर देती है दाल की खेती जब आप करते हैं तो। जिसके फलस्वरूप इस फसल के बाद बुआई करने वाली फसल में नाइट्रोजन की मात्रा कम देनी पड़ती है, तथा कारखानों में उत्पादित नाइट्रोजन उर्वरक की बचत कर सकते हैं। देखिए, जब खेती करते हैं तो नाइट्रोजन की मात्रा कम देना पड़ता है, जिसके लिए अब नाइट्रोजन में जो जहाँ फैक्ट्री में जहाँ नाइट्रोजन की उत्पत्ति होती है उसको कम कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। बिहार राज्य में दलहनी फसलों की अच्छादन उत्पादन उत्पादकता एवं राष्ट्रीय उत्पादकता। आपको उत्पादन और उत्पादकता के बारे में समझा दिया था। देखिए, अच्छादन होता है क्षेत्रफल। अब इसको क्षेत्रफल ही मानिए। इसका मूल अर्थ होता है जो कोई चीज को कितने घेरा हो, चारों ओर से जो घेर लेता है, ऊपर से कोई सतह हो गया उसको ढक लेता है, उसको आच्छादन करते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ हो गया क्षेत्रफल। दाल कितने क्षेत्रफल में होती है, तो इसको ध्यान में रखिए। और राष्ट्रीय उत्पादकता हो गया जो पूरे देश में कितना हुआ उत्पादन, उसका है ये राष्ट्रीय उत्पादकता। आप इसको ध्यान रख लीजिए। 2007-8 में जो आच्छादन हुआ क्षेत्रफल में खेती हुआ, इतना लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में खेती हुआ था। और उत्पादन कितना हुआ था? 4.73 टन जो उत्पादन हुआ था सिर्फ बिहार का। और उत्पादकता इतना हुआ था जो पूरे बिहार में इतना उत्पादन हुआ था, इतना लाख टन। तो आप राष्ट्रीय स्तर पर भी देख सकते हैं, जो औसत होता है वो यहाँ पे दिया रहेगा। तो अब ऐसे ही पूरा देख लीजिए। आगे देखते हैं। कौन अर्थ
जो ये बताता है, कौन बताता है? स्रोत हो गया अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, यही ये सब जो होता है वो सब बताते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। बिहार में करीब 5.31 लाख हेक्टेयर भूमि में दलहनी फसलों की खेती की जाती है। बिहार में कितने क्षेत्रफल में दलहनी फसलों की खेती की जाती है? 5.31 लाख हेक्टेयर भूमि में। आइए आगे देखते, तथा 5.01 लाख मेगा टन दलहनी उपज होती है। जो 5.1 लाख में टन दलहनी, 5 लाख टन दलहनी की उपज होती है। तो 5.01 लाख टन दलहन की उपज होती है, मतलब कि इतना दाल की उपज होती है। इसका उत्पादकता 3.9 क्विंटल पर हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर में 9.3 क्विंटल होता है। राष्ट्रीय उत्पादकता 6.39 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। जो पूरे देश का जो आकलन किया गया है वो 6.39 क्विंटल 1 हेक्टेयर में से लगभग 3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अधिक रहा है, और इसके बीच में रहा है। 2007-8, 2013-14 तक यह बात का घोटक है कि बिहार का मिट्टी एवं जलवायु दलहनी फसलों के लिए उपयुक्त है, तथा उत्पादकता बढ़ाकर दलहनी फसलों के गरीब एवं कमजोर वर्गों के लिए एक प्रोटीन युक्त पौष्टिक आहार प्रदान करता है। जो दाल होता है वो किसी भी, जो गरीब हो अमीर हो, सब इसको खरीद सकते हैं, और उसके लिए प्रोटीन का एक अच्छा साधन है। आइए आगे देखते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं। पहला हो गया अरहर। अरहर उसको कहते हैं, ठीक है, अरहर लहरी, लहरी इसका नाम हो गया। लहरी को ही अरहर कहते हैं। देख लीजिए यही पेड़ है लहरी का, अरहर का पेड़। तो आइए देखते हैं। अरहर की खेती खरीफ और रबी दोनों मौसम की जाती है। अरहर की जो खेती होती है वो खरीफ मौसम और रबी मौसम दोनों में की जाती है। संसार का 90% अरहर भारत में पैदा होते हैं। जो पूरा दुनिया में जितना अरहर का दाल होती है उसका पूरा भारत में ही उसका 90% जो होता है वो सिर्फ भारत उत्पादन करता है। अरहर दाल की खेती का स्थान चन्ना के बाद दूसरा है। अरहर दाल की खेती का जो स्थान होता है, जो कितने लोग करते हैं, वो चन्ना के बाद जो दूसरा है, दूसरे स्थान पर, तथा पूरे दलहनी फसलों का 20% दाल अरहर फसल से प्राप्त होती है। ये पूरा दलहनी फसल होती है ना, जैसे पहला स्थान पर चना सबसे ज्यादा उत्पादन होती है, उसके बाद ये होता है अरहर। और जो पूरा जितना भी दाल है दुनिया में, उसका 20% जो दाल होता है ना, वो सिर्फ अरहर का दाल ही होता है। आइए आगे देखते हैं। अरहर दाल में 22.3% प्रोटीन, 1.7% वसा और 73 mg कैल्शियम, 304 mg फास्फोरस और 5 से 8 mg लोहा आयरन, मतलब आयरन प्रति 100 ग्राम में, 100 ग्राम में इतना कैलोरी प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन पाया जाता है। तो इसको भी देख लीजिए। आइए अब इसका देखते हैं उत्पत्ति कहाँ हुई थी। अरहर मूल रूप से भारत में पाया जाता है और यहीं से अफ्रीका में प्रवेश किया तथा संसार के अन्य देशों में। भारत का जो उत्पत्ति कहाँ हो गया, वो अरहर का उत्पत्ति कहाँ हो गया? भारत में। भारत ही है अरहर का उत्पत्ति। और यहीं से कहाँ गया था? सबसे पहले अफ्रीका गया था यहाँ से, उसके बाद संसार के अन्य देशों में चला गया। इसकी खेती की जाती है खासकर उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र तथा शीतोष्ण क्षेत्र, जहाँ गर्मी पनपते में ही की जाती है, जहाँ गर्मी आते ही की जाती है। इसका जो वितरण है या क्षेत्र विस्तार है, कहाँ क्या फैला है वो देखें। अरहर की खेती भारत में औसतन 36 लाख हेक्टेयर में करते हैं, जिससे 27 लाख टन दाल मिलती है, जो कि दलहनी फसलों के क्षेत्र में उत्पादन का 15.6 तथा 18.6% है। इतना से इतना बीच के प्रतिशत है, जो पूरे दाल में जो भारत में उत्पादन होता है उसका इतना प्रतिशत दाल होती है। जबकि बिहार जबकि बिहार इसका औसत क्षेत्रफल 21,531 हेक्टेयर है, जो 4.4% कुल क्षेत्र का है, तथा उत्पादन 36,836 मेगा टन, मतलब 7.65 कुल दलहन का प्राप्त होता है। बिहार में मुख्यतः पटना, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, लखीसराय, रोहतास, अरवल, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, पश्चिम चंपारण, भभुआ तथा नवादा में इसकी खेती की जाती है। यहाँ अधिकतर खेती की जाती है। आइए आगे देखते हैं। खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी तथा जलवायु। इसकी खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन मानी जाती है और जलवायु इसके लिए क्या अच्छा होता है, आइए देखते हैं। इसकी खेती गर्मी में 40 डिग्री से कम तथा
5 से 10 दोनों के अवस्था में कर सकते हैं। जो 40 डिग्री सेल्सियस होती है उससे अधिक अधिक में भी कर सकते हैं, और तापमान 5 से 10 सेंटीग्रेड दोनों में अवस्था में कर सकते हैं। 5 से 10 मतलब जब रवि मौसम में करते हैं तो उस समय तापमान कम होता है, मतलब 5 से 10 सेल्सियस भी ठंडी रहेगी तो आप कर सकते हैं आराम से। 40% से भी ज्यादा रहेगा तो भी हो सकता है। इसके लंबे अंतर वाले मौसम में खेती की जाती है। यह लंबे मौसम के अंतर में इसकी खेती की जाती है, तथा इसे उम्र कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र तथा शीतोष्ण जहाँ गर्मी कम पड़ती है इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। अरहर की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है। हल्की बलुआई मिट्टी से लेकर भारी दोमट मिट्टी, जहाँ पर जल निकासी की समुचित व्यवस्था हो, खेती के लिए उपयुक्त है। मतलब कि अरहर की खेती सभी मिट्टी में की जा सकती है, बलुआई में, चिकनी में, अति दोमट मिट्टी सब में की जा सकती है। जहाँ पर 650 mm वर्षा होती है वहां पर भी इसकी खेती संभव है। जहाँ पर 650 mm वर्षा होती है ना, वहां पर इसकी खेती संभव है। पाला इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। जो पाला होता है यह इसका सबसे बड़ा दुश्मन है, जिससे इसे बचाने के लिए पाला पड़ने वाले क्षेत्र में इसकी खेती संभव नहीं है। तो ये पाला पाला इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। जो पाला होता है, जब तापमान जो होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाती है, जब पेड़ पौधे पर जब बर्फ जमने लगती है, तो बर्फ ऊपर से पड़ने लगे, ज्यादा ओस गिरने लगे, तो वह सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर ज्यादा होगा तो ये अच्छा से नहीं होगा, ये विकसित नहीं होगा। तो यही इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। पाला पड़ने वाले क्षेत्र में इसकी खेती संभव नहीं है। जहाँ बर्फ गिरता है, जहाँ पे उस जहाँ गिरता है, जहाँ पे बर्फ ज्यादा, जहाँ पे हवा से बर्फ हो जाती है, वहां पे इसकी खेती संभव नहीं है। यार आप शस्य क्रिया के बारे में जानते हैं, जैसे भूमि की तैयारी, खेती, कटाई, सब जानते हैं। आइए देखते हैं भूमि की तैयारी। भूमि की तैयारी मिट्टी के प्रकार तथा पिछली फसल पर निर्भर करती है। अब भूमि की तैयारी कैसे करना है, वह भूमि के जैसे मिट्टी के प्रकार है, कौन मिट्टी है, बलुआई मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, उस प्रकार मिट्टी पर, और पिछली खेती कौन सी की है, और पीछे कौन सा खेती की है, उससे पहले कौन सा फसल का उत्पादन की है, उस पर भी निर्भर निर्भर करता है। मिट्टी की तैयारी इस प्रकार से करते हैं कि खेत खरपतवार से मुक्त हो जाए। बरसात शुरू होने से पहले एक जुताई मिट्टी पलटने वाली हल से करते हैं। इसके बाद देसी हल से जुताई करके खेत तैयार करते हैं। खेत में पाटा देकर खेत को समतल कर देते हैं। पाटा मतलब जो ढेंगा चलाते ऊपर से सर करने के लिए वही होता है। साथ ही साथ खेत को एक तरफ थोड़ा ढलान रखते हैं ताकि बरसात में पानी खेत से बाहर निकल जाए। और इसमें खेती के लिए अति जो खेत को होती है एक तरफ ढलान रखते हैं, ज्यादा पानी टिकना अच्छा नहीं होता। इसलिए आप देखते हुए बिहार सब में इसको कहाँ खेती, ज्यादातर आड़ी पे लोग इसको उपजाते हैं, जिससे और अच्छा होता है। इसीलिए वहाँ पानी नहीं टिकता है, इसलिए ज्यादा लोग आड़ी पे उगा। आइए आगे देखते हैं, और समय और प्रभेद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आज जो समय होता है खरीफ, जो खरीफ फसल होती है खरीफ मौसम में होती है, जो 1 से 31 जुलाई तक ले जिसका रोपाई हो जाती है, वो किस प्रभेद के किस्म के हैं, तो बहार के है। एगो बहार के हो गया, बहार किस्म के नाम हो गया, तो ये भी याद रखिएगा। ये अरहर का जो अरहर दाल होता है उसका प्रभेद है, किस्म है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। पकने की अवधि 265 से 275 दिन इस ये तैयारी हो जाता है। कितना दिन तैयारी होता है, बहार प्रभेद 265 से 275 दिन में। औसत उपज क्विंटल पर हेक्टेयर 25 से 30 क्विंटल एक बीघा में हो जाएगा। 1 हेक्टेयर में 25 से 30 क्विंटल हो जाता है। अभियुक्ति मिश्रित खेती हेतु तथा उत्तरी बिहार एवं भागलपुर के लिए उपयुक्त है। यह जो है यह कहाँ के लिए उपयुक्त है, जो मिश्रित खेती होती है वो उत्तरी बिहार एवं भागलपुर के लिए उपयुक्त है। दूसरा ये खरीफे वाला में है, खरीफे मौसम वाला है पूसा 9, जो कितना दिन में तैयार हो जाता है, 250 से 275 दिनों में। इसका अभी उपज कितना हो गया, 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। मिश्रित खेती होती है तथा उत्तरी बिहार एवं भागलपुर के लिए भी यही उपयुक्त है। दूसरा हो गया नरेंद्र अरहर। नरेंद्र अरहर कितना दिन में तैयार होता है, 260 से 270 दिनों में। और यह कितना उपज देता है, 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। या यह रोग रोधी किस्में मिश्रित खेती हेतु तथा उत्तर बिहार के लिए। ये क्या है, रोग रोधी किस्में है। आइए आगे देखते हैं, मालवीय अरहर। यह कितने दिन में तैयार होता है, 235 से 240 दिनों में। और यह इसका उत्पादन कैसे होता है, 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। मुंगेर एवं भागलपुर जिलों के लिए
यह कहाँ के लिए अच्छा माना जाता है? मुंगेर और भागलपुर, भागलपुर जिले के लिए। देखिए सितंबर अरहर, जो सितंबर के मौसम में जो रोपा जाता है उसको कहते हैं सितंबर अरहर, जो 25 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में रोपा जाता है। इसका भी एक क्वालिटी कौन है, एक किस्म कौन है गया, पुस्सा नौ, जो कितने दिन में तैयार हो जाता है? 200 से 220 दिन में। और यह कितना उत्पादन करता है? 15 से 16 कुंटल प्रति हेक्टेयर। आकस्मिक फसल के रूप में तथा दियारा क्षेत्रों में के लिए उपयुक्त है। दूसरा किस्म हो गया शरद। शरद में कितना दिन तैयार हो जाता है? ये भी 200 से 220 दिन में तैयार हो जाता है। यह भी 15 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन करता है। आकस्मिक फसल के रूप में तथा दियारा क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। आइए इसका देखते हैं बीजोर उपचार। बीज का उपचार कैसे करते हैं? बुआई के 48 घंटे पूर्व 2 से 2.5 ग्राम फफूंदनाशी दवा डाइफल्टोन अथवा थीरम अथवा कैप्टन के प्रति किलोग्राम बीज के उपचारित कर लेना चाहिए। बुआई के ठीक पहले फफूंदनाशक दवा से उपचारित बीजों को उचित राइबोजियम कल्चर एवं पीएसवी से उपचारित कर बुआई करनी चाहिए। ये सब जो उर्वरक का नाम है उससे उपचारित करके बुआई करना चाहिए। अब अब बोने की दूरी, अब इसका दूरी कितना, पंक्ति से बीज की दूरी कितना रखेंगे वो देखिए। खरीफ में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 75 सेंटीमीटर। जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी होती है खरीफ मौसम में जब रोपते हैं तो कितना होना चाहिए? 75 सेंटीमीटर। और पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए? 30 सेंटीमीटर। और सितंबर अरहर में पंक्ति से पंक्ति की दूरी, जो सितंबर अरहर होता है उसमें कितनी होनी चाहिए? 40 से 50 सेंटीमीटर। तथा पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए? 16 से 20 सेंटीमीटर रखना चाहिए, जो अच्छा माना जाता है, जो उसके लिए अच्छा होता है, जिससे उपज अच्छी होती है। आइए आगे देखते हैं उर्वरक की मात्रा। अब खाद की मात्रा में जानते हैं। आज जानिए एनएसपी कितना रखा जाता है। जैसे 20 केजी नाइट्रोजन, 40 से 50 केजी सल्फर, जो 100 किलोग्राम डीएपी कहते हैं प्रति हेक्टेयर सल्फर। और सितंबर वाले में अरहर हेतु उपयुक्त उर्वरक अतिरिक्त बुआई 25 से 30 दिनों के बाद 10 केजी नाइट्रोजन का उपरिवेशन कर निकाई गुड़ाई करे। भूमि में यदि जिंक एवं सल्फर की कमी हो तो बुआई के समय 25 केजी प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए। देखते जाइए, समझते जाइए, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस क्लास देखिए और बढ़ते रहिए, पढ़ाई करो, सामने देखो। निकाय कुराई एवं खरपतवार प्रबंधन। अरहर में 2 बार निकाय कुराई आवश्यकता होती है। तो अरहर में होती है 2 बार कमैनी करना, 2 बार उसको अच्छा से करना, पानी उनी पटाना आवश्यक होती है। पहली निकाय गुराई बुआई से 20-25 दिनों के बाद तथा दूसरी 40 से 50 दिनों बाद करनी चाहिए। इतना दिन में उसका साफ सफाई करनी चाहिए, खरपतवार हटा देना चाहिए। तो निकाय कुराई होता है, पानी उनी पटवा देना चाहिए, वो सब इतना दिन में कमैनी कर देना चाहिए। रासायनिक विधि से खरपतवार हेतु जो दवा का जो छिड़काव करके जो वो खरपतवार हटाते हैं वो हानिकारक भी होता है ज्यादातर, लेकिन वो भी अच्छा माना जाता है। अब आदमी को काम करने में ज्यादा काम न करे करना पड़े इसलिए दवा का उपयोग करते हैं। तो कौन दवा नियंत्रण करने के लिए कौन सा दवा लगाए? हानिकारक होता है, समझ लीजिए, दवा का उपयोग करते हैं। तो आइए दवा का नाम जानते हैं। पेंडिमिथालिन 30 EC की 3 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के उपरांत छिड़काव करना चाहिए। याद कर लीजिए, पूछेगा हानिकारक होता है तय उसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सा दवा का उपयोग करते हैं। इन्हें कहिएगा जे हमको काम करने में अच्छा लगता है, वो हानिकारक करता है, याद नहीं करेंगे। याद कर लीजिए, दवा ही पूछेगा। आइए देखते हैं कीट एवं व्याधि प्रबंधन। अब देखिए कीट का प्रबंधन का रोग होता है, उसमें कीट लगता है तो उसका प्रबंधन क्या है। आइए देखते हैं कौन दवा लगा के उसको प्रबंधन करें, उसका लक्षण क्या होगा, प्रबंधन के लिए कौन खाद सब लगाएंगे। आइए देखते हैं। अरहर में हो गया, फसल के नाम अरहर हो गया, और रोग के नाम क्या हो गया? पिचकी सलम। जो पलमोथ रोग के नाम हो गया, पलमोथ, पिचकी सलम। तो आइए देखते हैं रोग के कारक के नाम, किस कारण के ये रोग होता है। इग्जेलास्टिक एटमोसा, इग्जेलास्टिक एटमोसा। यही लक्षण क्या हो जाएगा जब इसमें रोग लगेगा, तो लक्षण कैसा होगा ये देखते हैं। सुंडी फलियां को पहले छिलकर ऊपरी सतह पर से खाती है।
जो सिंडी होती है वो फलिया को छील देगी और उसको पहले ऊपरी सतह से खा जाएगा, और फिर फलिया के में छेद कर घुस जाती है तथा खाती रहती है। सबसे पहले ऊपर के जो खोइया होता है उसको छील देगा, तब उसको खाएगा, तब अंदर ढुक जाएगा और उसमें जो दाल होता है उसको खाते रहते हैं। आप ये देखे होइएगा, जब आपकी इधर खेती होगी, आपके होती, आपको घर में होती होगी या अगल बगल में होता होगा, या खेत उत में घूमने जाते हैं तो होते, तो आप लोग देखे होइएगा। आइए इसका प्रबंधन कैसे करता है देखते हैं। फसल पर 0.2% कार्बनिक का छिड़काव करना लाभकर होता है। इसमें 0.2% जो कार्बरिल होता है उसको छिड़काव कीजिए, वो अपने आप उसका मृत्यु हो जाएगा, जो कीड़ा मकोड़ा रहेगा उसका। दूसरा क्या होगा, मिथाइल पाराथियोन, जो फॉलीडॉल होता है, फॉलीडॉल उसका 2% धूल का भुरकाव कर देना चाहिए। जो 2% होता है फॉलीडॉल, उसको अब जाकर उसके चारों ओर छीट दीजिए, उससे भी इसका नाश हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। दूसरा रोग का नाम हो गया बाज चितेरी रोग। बाज चितोरी रोग हो गया। आइए रोग के कारण के नाम जानते हैं। बाज चितेरी विषाणु संरचना इरियोफिड माइट कीट द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इरियोफिट माइट कीट के द्वारा। इसका लक्षण देखिए, संक्रमित पौधे की पत्तियां छोटी पतली तथा उन पर अनियमित आकार के हल्के एवं गहरे धब्बे या चितिया पड़ जाती है। रोगी पौधे छोटे रह जाते हैं तथा शाखाओं की संख्या स्वस्थ पौधे की तुलना में अधिक होती है। रोगी पौधे में फूल व फलियां नहीं बनने से कारण इसे बाज रोग कहा जाता है। जब फल फूल नहीं बनेगी तो उसको, जब ये उत्पादन नहीं करेगी, जब ये अपने संतान को जन्म नहीं देगी तो उसको बाज ही नहीं कहेंगे। इसी प्रकार ये फल फूल नहीं देगा तो उसको बाज रोग भी कहा जाता है। इसका प्रबंधन कैसे करता है ये देखिए। देखिए यह देखा हुआ है कैसे पत्ता को खा जाता है। रोगी पौधे को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। जो पौधा रोगी होगा उसको आप उखाड़ दीजिए, उसको नष्ट कर दीजिए, जिससे अगल बगल में पौधा खराब ना हो। बीजों का फ्यूरोडॉल 3G द्वारा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचार करना चाहिए। जो फ्यूरिडॉन होता है उसको 3 ग्राम जो द्वारा होता है 3 ग्राम प्रति किलोग्राम, 3 ग्राम उसको प्रति किलोग्राम बीज में, 1 किलो, जैसे 1 किलोग्राम बीज में 3 ग्राम फ्लोरिडोर जो होता है उसको मिलाकर उसका उपचार करना चाहिए। गाड़ी रोपते समय कर देना चाहिए। फसल की आरंभिक अवस्था में कैल्थेन या मेटासिक्टोस 0.1% का छिड़काव करना चाहिए। जो दवा होता है, उर्वरक होता है मेटासिस्टोकस, जो 0.1% का छिड़काव करना चाहिए। इससे भी जो रोग होता है वो नष्ट हो जाएगा। आइए इसके उपज के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा मोड़ा। उचित प्रबंधन में खरीफ अरहर फसल से 20-25 क्विंटल दाल तथा रबी फसल से 15-16 क्विंटल दाल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। जब 80% छीमी तक पाया जाए तो फसल काट ले। जब 80% छीमी तक पक जाए, जब जब दाना का जो अरहर होता है, जब 80% तक पक जाए तभी उसको काट लेना चाहिए। ज़्यादा देरी नहीं करना चाहिए, ना तो कीट उट लग जाएगा। 1 सप्ताह सूखने के बाद डंडे से झाड़ कर दाना अलग कर लेना चाहिए, और 1 सप्ताह उसको सुखा देना चाहिए। उसके बाद दाना को अलग कर लेना चाहिए। भंडारण के पूर्व बीजों को भली भांति सुखा ले। तो भंडारण से पहले होता है उसको बीज जो अब निकाल लेते हैं पूरा बीज को, तो उसको भली भांति अच्छा से सुखा लीजिए। अच्छी तरह सूखे बीजों को ऐसे बर्तनों में रखें जिसमें हवा का प्रवेश न हो। भंडारण के समय प्रति क्विंटल बीज 1 EDV एप्सूल डालकर बीज वाले बर्तन के मुंह में अच्छी तरह बंद कर दें। और जो भंडारण के समय जब कोठी उठी में रखते हैं तो उसमें जो 1 क्विंटल, जहाँ पे 1 क्विंटल दाना को रखते हैं उसमें 1 EDB एक जो कैप्सूल होता है उसको डाल दीजिए, जिससे घुन होता है वह नहीं लगेगा। आइए पढ़िएगा चना के बारे में, देखते हैं कितना है। आइए थोड़ा ही पढ़ लीजिए उसको अच्छा से। तो ये PDF उल्टा सीधा है, छोड़िए दीजिए, बाद में कल ले पढ़िएगा। तो ठीक है, धन्यवाद। और आप क्लास करते रहिए अच्छा से, सारा हो जाए कंप्लीट।
थोड़ा देर का ही क्लास होता है, आधा घंटा की क्लास होता है। अब समझते जाइए, हो जाएगा पूरा। रोज देखिए, आप रोज दो दो क्लास, अगर आपका एग्जाम टाइम से अब एग्जाम टाइम है तो आप दो दो क्लास देखकर उसको कंप्लीट कर लीजिए। मात्र आप इसको आधा घंटा रोज दीजिए, और आधा घंटा एक घंटा एग्जाम टाइम आ गया तो एक घंटा दे दीजिए, क्लास कर लीजिए। रोज कीजिए, आप अपने आप हो जाएगा। सिर्फ क्लास कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चन कराऊंगा उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। पीडीएफ लेना होगा तो करना पड़ेगा। तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर याद करते रहिए। जब एग्जाम टाइम होगा तो आप उसको याद कर लीजिए आराम से, और ये क्वेश्चन सब करते रहिए। और वो सब याद कर लीजिएगा, हो जाएगा, आपको पूरा फुल मार्क्स आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, पूरा चीज करा रहा हूँ। ऐसा नहीं है जब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। पूरा उसमें से ही रहेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं रहेगा। आपको जब एग्जाम टाइम आएगा तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता जाएगा, अलग से सीरीज चलेगा उसका। आप इसको अच्छा से जान लीजिए, इसमें कोई एक भी नहीं छूटेगा। तो चलिए, धन्यवाद। खाइए पिए मस्त रहिए, पढ़िए लिखिए, मौज मस्ती कीजिए। धन्यवाद। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।